वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द क्लास 11th केमिस्ट्री का कंप्लीट चैप्टर। आपका इस वीडियो में है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, रीजनिंग प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स और जो भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कॉन्फर्मेशन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके क्लास 11th के एग्ज़ाम्स और आपके नीट एंड JEE एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक्स को रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। आपको इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें इसके बारे में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई भी और आपकी प्रॉब्लम हो, वो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियोस जो हमारी हैं वो जा सकें और सभी के साथ इसे शेयर करें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। कार्बन्स की क्लासिफिकेशन, फिर उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर उनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रीड करेंगे अल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस में से, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रीड करेंगे, फिर इनमें आइसोमरिज्म क्या कौन कौन सी शो होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अल्कीन्स में जो शो होती है और इनमें जो भी कॉन्फर्मेशंस बनती हैं इनके बारे में रीड करेंगे। देन हम इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक मार्कोनिकोव्स रूल वाला, एक एंटी मार्कोनिकोव्स रूल वाला, या फिर हम इसे बोल देते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द बेंजीन रिंग, ये सभी मैकेनिज्म्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। और इसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हक्कल रूल है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, कुछ इनकी रिएक्शंस हैं और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है कि अगर इनके साथ कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। तो सबसे पहले है कि हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो सभी कंपाउंड्स जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आते हैं अल्केन्स, जिनमें सभी बॉन्ड्स सिंगल होते हैं कार्बन कार्बन के, ठीक है। फिर आते हैं इनमें सिर्फ होते हैं, सिर्फ हमारे पास अल्कीन्स होते हैं। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें दो पार्ट होते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स में क्या मिलता है? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अल्काइंस में क्या मिलता है? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये होते हैं अल्काइंस और ये होते हैं अल्कीन्स। आई होप कि आप लोगों को इनकी बेसिक टर्म्स के बारे में ज़रूर जानकारी होगी। अदरवाइज़ अगर आपको बिल्कुल भी नहीं बेसिक आता तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इससे पिछला यूनिट होता है उस पर एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। वो सभी वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखें, उससे आप लोग इसके बेसिक्स भी सीख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिसिटी एक डिफरेंट बिहेवियर होता है कुछ कंपाउंड्स का। मोस्टली वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, मोस्टली। तो जैसे बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर आ गया CH3 देन इट बिकम्स द टोलुइन। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, इन सभी को हम बोल देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नाउ वन बाय वन हम इनके बारे में आगे जाकर स्टडी करने वाले हैं। तो इसके बाद करते हैं इनकी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। तो जितने भी अल्केन्स हैं इनमें होते हैं कार्बन एटम्स के सभी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं क्योंकि ये होता है टेट्रावेलेंस, ठीक है। ये हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसलिए इसमें जो C एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहती है sp3। ये बहुत बार आप लोगों को MCQs ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी तो अगर उसके सभी बॉन्ड सिंगल्स हों तो sp3। जो भी अल्कीन्स होंगे तो अल्केन्स में जो सबसे ही हमारे पास है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल दैट इज द मीथेन। उसकी स्ट्रक्चर कौन सी है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है उसका, ठीक है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है और इसमें जो एंगल होगा वो होगा बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का, ठीक है। टेट्राहेड्रली सभी 4 बॉन्ड्स वहां पर अरेंज हुए होंगे। फिर आते हैं इनमें हैं कि अल्कीन्स। अल्कीन्स में क्या होता है कि कार्बन कार्बन में बना होता है डबल बॉन्ड। जैसे कि इथीन है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा होगा पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग के साथ, ठीक है। तो इनमें
कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और ये एज कंपेयर टू अल्केन्स मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो ये पाई बॉन्ड है ये वीक होता है, तो इनमें कुछ एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं, आगे जाकर हम रीड करेंगे, इनमें हो सकती हैं एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है और ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, फिर आते हैं इनमें अल्काइंस। तो अल्काइंस में क्या बना होता है, रिपल बॉन्ड बना होता है, जिसमें से एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा और बाकी के दोनों रहेंगे यहाँ पर ये है पाई बॉन्ड। ठीक है, दोनों ही पाई बॉन्ड्स के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के साथ बनेंगे। इनकी जो पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग वगैरह आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में रीड की हुई है ऑलरेडी, आप वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सभी चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और वो सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर यहाँ पर मिल जाएंगे आई कार्ड में, तो वहाँ से ओपन कर आप इन्हें देख सकते हैं। और ये जो अल्काइंस होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करते हैं, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन आती है इन द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। अगर हमें अल्केन्स को बनाना हो, ठीक है, तो हमारी सबसे पहली रिएक्शन है यहाँ पर, that is hydrogenation in the presence of the catalyst of the unsaturated hydrocarbons, यानी कि अल्कीन्स या फिर अल्काइंस में हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकल, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट हमें फाइनली डिवाइडेड मतलब छोटे छोटे पीसेस में साथ में यूज करना है। तो जैसे कि इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बीच में डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इसके पास एंटर हो जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन इस पर एंटर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा सिंपल एक इथेन यानी कि अल्केन, और डबल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये सिंपल अल्केन बन जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम अल्काइंस में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा यूज़ होगा, तो वो इनकी कंप्लीट रिडक्शन हो रही है, ये अल्काइंस की कंप्लीट रिडक्शन होगी तो अल्केन्स बन जाएंगे। दो हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे, दो हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे, तो ये अल्केन्स बन जाएंगे, सॉरी, अल्काइन से अल्केन, अल्कीन से अल्केन बाय द रिडक्शन। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है यहाँ पर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स। तो हम अल्काइल हलाइड्स की यहाँ पर रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अल्काइल हलाइड्स की अगर हम रिडक्शन करते हैं, ये है अल्काइल हलाइड की एक एग्जांपल, ये क्या है, क्लोरोमीथेन। आप कोई भी अल्काइल हलाइड जिसे कि हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं विद RX, ठीक है, यूज कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, इट फॉर्म्स द CH4 दैट इज द मीथेन। ठीक है, और प्लस है यहाँ पर HCl। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया और एक Cl और दूसरा हाइड्रोजन मिलकर HCl बन गया, सिंपल सी रिएक्शन है। प्लीज़ साथ में नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं, इसमें बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और ये बिल्कुल NCERT बेस्ड एक शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या है कि हमें अल्काइल हलाइड, फिर से आ गया, ठीक है, को रिएक्ट करवाना है विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। इससे क्या होगा, इससे बन जाएंगे हायर अल्केन्स और उन अल्केन्स के पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। रिएक्शन कैसे हो रही है, ये है हमारा अल्काइल हलाइड ब्रोमोमीथेन, इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो ब्रोमीन है ये सोडियम के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ठीक है, ये जो ब्रोमीन है, इसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये जो ब्रोमीन है ये सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा तो 2NaBr, ये जो CH3 और CH3 आपस में जुड़कर बना लेंगे इथेन। तो मतलब अगर यहाँ पर एक C एटम वाली चेन है तो यहाँ पर 2 वाली बनेगी, अगर यहाँ पर 2 वाली होगी तो यहाँ पर बनेगी 4 वाली, ऐसे ही 2 टाइम्स वहाँ पर चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे, सो इवन नंबर कार्बन एटम वाली चेन बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी जनरल रिएक्शन भी याद रख सकते हैं, RX प्लस 2Na। ठीक है, तो प्लस XR ऐसे हम लिख सकते हैं, तो ये जो R और R है ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बना लेंगे RR, दैट इज द अल्केन, और साथ में बनेगा 2NaX। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ सिर्फ हम इवन नंबर वाली कार्बन एटम चेन बना सकते हैं, ओड वाली नहीं बन सकती। अगर हम दो डिफरेंट अल्काइल हलाइड्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं इसकी बजाय, सेम की बजाय, तो हमें मिक्सचर ऑफ अल्केन्स मिल जाएगा। यानी कि अगर एक में 2 कार्बन है, मान लीजिए CH3 CH2Br है, और दूसरे में मान लीजिए यहाँ पर है सिर्फ एक कार्बन एटम, ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स मिलेगा, यानी कि ये दोनों आपस में भी जुड़ सकते हैं,
ये वाला अपने आप के साथ भी जुड़ सकता है और ये वाला भी अपने आप के साथ जुड़ सकता है, ऐसे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आपको पूछी गई है, आप इसे एग्जाम्पल बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वुड्स फ्रैक्शन। सो इसका हमारे पास एक सोल्यूशन है, अगर हमें ओड नंबर वाली चेन भी बनानी हो तो हम यूज़ करते हैं कोरी हाउस रिएक्शन। ठीक है, ये एनसीईआरटी से अलग है बट बहुत बार एग्जाम में ये भी रिएक्शन पूछी गई है। इसमें क्या होता है कि हम एक रीजन बनाते हैं दैट इज नोन एज द गिलमन रीजन। इसका नाम क्या है, लिथियम डाई अल्काइल कॉपर। ठीक है, इसको भी बनाने के लिए हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं लिथियम के साथ और फिर बाद में कॉपर के साथ। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं, दिस इज द गिलमन रीजन। इसकी रिएक्शन होगी विद अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या फ़ायदा है कि इसमें एक अलग अल्काइल ग्रुप हो सकता है आर, और यहाँ पर कोई अलग हो सकता है आर डैश, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन वाला, यहाँ पर दो कार्बन वाला, या फिर यहाँ पर दो वहाँ पर तीन, कोई भी हम रिक्वायर्ड जो भी होंगे हमारे अल्काइल ग्रुप्स उसके साथ ये रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे। यहाँ से एक आर ग्रुप इस आर डैश के साथ जुड़कर अल्केन बना लेगा, और दूसरा ये जो आर है वो सी यू के साथ आर सी यू और एल आई एक्स वो वहाँ पर कुछ बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो ऐसे हम कोई भी डिजायर्ड अल्केन बना सकते हैं, चाहे आप बना लें यहाँ पर इवन नंबर वाले, चाहे आप ओड नंबर वाली चेन बना लें, कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आगे चलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द सोडियम साल्ट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो सॉल्ट होंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, आर सी डबल ऑक्सीजन एंड एच, आर सी ओ ओ एच, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस एच की जगह पर हम सोडियम यूज़ कर लेंगे, यानी कि उसका सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। सोडियम साल्ट को हम करेंगे हीट इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडा लाइम, दैट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द कैल्शियम ऑक्साइड इन 3:1। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो NaCOO है और ये जो है यहाँ पर NaO, ये सभी आपस में जुड़कर Na2CO3 बना लेंगे, और R के साथ ये जो ओनली H अटैच हो जाएगा और ये अल्केन बन जाएगा। यानी कि यहाँ से ये जो CO2 रिमूव हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऐसे आप लोग डिकार्बोक्सिलेशन को याद रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं क्योंकि अल्केन्स में सभी बॉन्ड सिंगल बने होते हैं, मतलब उस ये होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ जोड़ना हो, कुछ ऐड करना हो, तो हमें सब्स्टिट्यूशन ही करवानी पड़ती है, मतलब हाइड्रोजन की जगह पर कुछ और आ सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास क्लोरीनेशन या फिर हेलोजिनेशन, Cl2 Br2 हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो मीथेन के साथ रिएक्शन हो रही है Cl2 की, क्लोरीन की, इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट और हीट। तो क्या होगा, एक Cl यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर आकर CH3Cl बनाएगा, दूसरा Cl यहाँ से उतरे हाइड्रोजन के साथ जुड़कर HCl बनाकर बाहर निकल जाएगा। सो वी गेट द, इसका नाम क्या बनेगा, साथ में नेम्स जरूर आपको लिखने हैं, दैट इज नोन एज द क्लोरोमीथेन। नोट कर लें साथ में, दिस इज द क्लोरोमीथेन। अगेन यही स्टेप सेम होगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, सो देन देयर बिकम्स द डाइक्लोरोमीथेन। ऐसे ही एक और हो जाएगा, देन दिस बिकम्स द ट्राइक्लोरोमीथेन एंड दिस इज आल्सो नोन एज द क्लोरोफॉर्म। CHCl3 का एक और नाम है, दैट इज द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने इसका नाम जो है वो याद रखना है, CHCl3 नोन एज द क्लोरोफॉर्म। इसकी एक बार और, क्योंकि अभी भी एक हाइड्रोजन है वो भी निकल जाएगा, देन इट बिकम्स द CCl4 दैट इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है और क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो ऑक्सीडेशन में एक हो सकती है कंप्लीट कंबशन। किसी भी अल्केन को, ये है किसी भी अल्केन का जनरल फार्मूला, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, कोई भी अल्केन हो, उसकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो कितने ऑक्सीजन यूज होंगे, 3n+1/2। तो फॉर्मेशन क्या होगी, n टाइम्स CO2 प्लस n+1 टाइम्स H2। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्मेशन होने वाली है। तो आप यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू 2, 3, 4, 5 यूज होकर आपकी इक्वेशन बन सकती है फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ दीज अल्केन्स, जैसे कि प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो कि हम LPG में यूज़ करते हैं, LPG गैस सिलेंडर्स में, तो उनके लिए भी आप रिएक्शन को सोल्व कर सकते हैं। ये एक जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी है सिर्फ। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है इसकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर मान लीजिए हम मीथेन की रिएक्शन करवाते हैं विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर, यानी कि इसको हम पास करवाते हैं फ्रॉम द कॉपर ट्यूब एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, देन इट गिव्स अस द अल्कोहल दैट इज मीथेनॉल। तो मीथेन एंड ऑक्सीजन को अगर हम कॉपर ट्यूब में से पास करवाएं जो कि हीट की गई हो एंड हाई टेम्परेचर हो, तो हमें मीथेनॉल एक अल्कोहल मिलती है। अगर हम मीथेन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द मोलिब्डेनियम ऑक्साइड, दिस MO, ये MO एक एलिमेंट होता है दैट इज मोलिब्डेनियम, और इसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन दैट इज नोन एज द मोलिब्डेनियम ऑक्साइड। ये इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा एक एल्डिहाइड दैट इज द मीथेनॉल, ठीक है। तो अगर हम कैटलिस्ट डिफरेंट यूज करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर डिफरेंट मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इथेन की रिएक्शन करवाते हैं विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसीटेट एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, तो हमें यहाँ से ऑब्टेन होगा एक एसिड दैट इज द इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाला एल्केन है तो 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा विद वाटर। तो ऐसे इनकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट कैटलिस्ट, ठीक है। तो आगे है इनकी आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि हमने जो कंपाउंड यहाँ पर जो रिएक्टेंट यूज किया है वो सेम रहेगा, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं ऐड होगा, उसी के ही चेन की रीअरेंजमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर स्ट्रेट चेन थी 4 कार्बन एटम्स की, हमने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो ये खुद ही रीअरेंज हो गई चेन, तो ये बन गया आइसोप्रोपेन या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है, आपको यहाँ पर ठीक कर लेना, यहाँ पर आएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है। दिस इज एन ब्यूटेन एंड दिस बिकम्स द आइसोब्यूटेन, ओके। यहाँ पर आप लोग इसका नेम ठीक कर लें, आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट हो जाना या फिर आइसोमराइजेशन रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि कोई और आइसोमर बन गया है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर डिफरेंट हो गया इसलिए। ऐसे ही हम जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं यानी कि जो अल्केन्स हैं उनसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे कि बेंजीन को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 6 कार्बन वाली चेन दैट इज एन हेक्सेन, तो ये होगी हमारी एन हेक्सेन, ठीक है। इसको हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर इसकी रिएक्शन करवानी है विद सम कैटलिस्ट दैट इज आइदर क्रोमिक ऑक्साइड या फिर डाइवेलेंडियम पेंटाऑक्साइड या फिर से मोलिब्डेनियम ऑक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन को हम रिफॉर्मिंग भी बोल सकते हैं। तो इससे हमें बेंजीन मिल जाएगी, यानी कि ये जो 6 कार्बन वाली चेन ओपन चेन है वो क्लोज्ड रिंग बनाकर बेंजीन बना लेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एरोमेटाइजेशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं पायरोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हायर अल्केन्स को हीट कर कर ब्रेक किया जाता है, इसको हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन या हम इसको बोल सकते हैं क्रैकिंग, ठीक है। तो उससे लोअर अल्केन्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम दो डेकेन जिसमें कि 12 कार्बन वाली चेन होती है उसको अगर हम यहाँ पर हीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल, देन इट गिव्स अस द लोअर अल्केन्स, जैसे कि 7 कार्बन वाली 5 कार्बन वाली और बहुत सारे अदर अल्केन्स बन जाते हैं। ये जो है डो डेकेन ये जो है वो हमें मिलता है इन द कैरोसिन ऑयल, ठीक है। कैरोसिन ऑयल के बीच होता है डो डेकेन, उसका एक ये कॉम्पोनेंट है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, कुछ इनकी रिएक्शंस और करते हैं दैट इज द पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस टू अल्कीन्स, ठीक है। अगर हमें अल्काइंस की रिडक्शन करवानी हो, ठीक है, और हमें अल्कीन्स बनाने हो, अगर इनकी हो जाए कंप्लीट रिडक्शन तो बन जाते थे अल्कीन्स, बट हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल में क्या होगा कि अल्काइन से अल्कीन्स ही सिर्फ फॉर्म होंगे। तो ये है एक अल्काइन यानी कि इनके बीच बना हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूट टू ए आइन। इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मेथड हैं, एक हम यूज कर सकते हैं हिंडलर्स कैटलिस्ट, वो क्या होता है, वो होता है पैलेडियम ते ओवर द चारकोल एंड पॉइजनड विद द सल्फर, ताकि आगे की रिडक्शन को रोका जा सके, सिर्फ पार्शियल रिडक्शन हो। एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, बाकी के 2 वैसे ही रहेंगे, और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा सिस आइसोमर, सिस ब्यूट टू ई।
और दूसरा ऑप्शन है इसी में, दैट इज द बिर्च रिडक्शन। इसमें हम क्या यूज करते हैं, सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो इसमें भी सेम रिएक्शन तो सेम होगी, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अल्कीन बनेगा, बट इसमें बनेगा हमारे पास दैट इज द ट्रांस टू ब्यूटेन। ठीक है, तो दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, इनके बारे में हम आगे जाकर रीड करते हैं। ये आपको याद रखना है, इसमें CH3 दोनों ग्रुप सेम साइड पर हैं, इसमें ये दोनों ऑपोजिट हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ट्रांस आइसोमर एंड दिस इज द सिस आइसोमर। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट इज द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, ध्यान से आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। सो नाउ व्हेन अल्काइल हलाइड्स आर हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहल में सोल्यूशन है, अल्कोहलिक सोल्यूशन है। ठीक है, then this gives us the alkenes with the elimination of hydrogen and one halogen atom। ठीक है, अब ये मान लीजिए है यहाँ पर CH3CH2X, यानी कि इथाइल हलाइड है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड हो सकता है, इथाइल ब्रोमाइड हो सकता है, कोई भी अल्काइल हलाइड हो सकता है। फिर से जो हमने जनरल फार्मूला किया था RX वाला, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। ठीक है, एंड उसके साथ वाला कार्बन दैट इज द बीटा कार्बन। अब यहाँ से हेलोजन जाएगा और साथ वाले कार्बन में से हाइड्रोजन जाएगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर C में एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये दोनों हाइड्रोजन CH2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन, एंड ये जो KOH में से यहाँ से H गया था वो इसके साथ एक H2O एंड X K के साथ बनाएगा KX। ठीक है, तो मतलब हम अल्काइल हलाइड से यहाँ पर अल्कीन्स बना सकते हैं। तो देखिए रिएक्शंस को सोल्व करेंगे तो ही आपको अच्छे से आएंगी, तो प्लीज़ इन्हें साथ में ही सोल्व आउट करते जाएं। ठीक है, अपने नोट्स बना लें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। इस रिएक्शन में बीटा पोजीशन के कार्बन में से हाइड्रोजन हुआ है एलिमिनेट, सो दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अनदर वन इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, इसमें अब डिहाइड्रेशन होगी, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये है अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप लगा होता है, जिस कार्बन के पास OH ग्रुप है दैट इज अल्फा, और उसके साथ की क्या बनेगी, बीटा कार्बन। इसमें से H जाएगा, इसमें से OH जाएगा, दिस इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें हमें ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में हमें इसे कर देना है हीट, तो यहाँ से अल्कीन एंड वाटर हमें ऑब्टेन हो जाएंगी। ठीक है, सो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आपको ऐसी कोई भी एग्जांपल भी दी जा सकती है, बट ये जो रिएक्शन होगी वो सेम होगी, चाहे आप यहाँ पर 2 कार्बन 3 कार्बन वाली चेन ले लें, सेम रिएक्शंस यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन्स। अगर हैलोजन्स में हम अल्कीन्स को ऐड करें तो क्या होगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज द इथीन। मैंने आपको बताया था कि जो अल्कीन्स होते हैं उनमें एडिशन रिएक्शंस हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है पाई बॉन्ड वो वीक होता है, तो इसमें कुछ और हम एटम्स को, न्यूक्लियोफाइल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इनमें एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन इसमें ऐड अप होगा, एक Br इसके साथ जुड़ जाएगा और एक Br इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, या फिर एक विसिनल डाइहलाइड्स बन जाते हैं, जिसमें कि एडजेसेंट एटम्स के ऊपर हलाइड जुड़ जाते हैं, जैसे कि ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। ठीक है, ये रिएक्शन होगी इन द सोलवेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारे लिए खासियत क्या है कि ये जो ब्रोमीन होती है, अगर आप लोगों ने कभी लैब में ब्रोमीन को यूज़ किया है, तो ये जो ब्रोमीन होती है वो CCl4 में एक रेडिश ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बन जाता है। ब्रोमीन के वेपर्स बहुत ही जल्दी बनते हैं, मोस्टली रूम टेम्परेचर पर ये आपको वेपराइज होती हुई ही देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे इसकी फॉर्म इन द बोतल जो होती है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है। तो ब्रोमीन का ये जो रंग होगा स्पेशल, वो रिएक्शन होने के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके साथ हम डबल बॉन्ड या फिर अनसैचुरेशन की डिटेक्शन कर सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, इसके बाद चलते हैं एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हलाइड्स टू अल्कीन्स, जिसमें आपके मार्कोनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर में से सब कुछ छोड़ दिया है तो प्लीज़ इस रिएक्शन को जरूर याद कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन हलाइड को किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करना है। अनसिमेट्रिकल मतलब जब
जिन दो कार्बन एटम्स में बना हुआ है डबल बॉन्ड, उनके पास, दोनों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो और उनके आसपास जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो। अब इस साइड तो एक CH3 ग्रुप है और दूसरी साइड तो कोई भी नहीं है। अब इस C के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये जाएगा इस CH2 के पास और Br जाएगा दूसरे CH के पास। इसे बोलते हैं मार्कोनिकोव्स रूल, जिसने हमें ये बताया कि जो हाइड्रोजन है या फिर जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन पर ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो जाएगा उस C एटम के पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसके पास दो हैं, इसके पास एक है, ओनली जो कि डबल बॉन्ड वाले हैं, इसको नहीं बिल्कुल भी देखना बीच में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गया इसके पास, तो यहाँ पर बन गया CH3। Br जो कि नेगेटिव पार्ट है वो उस C एटम के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स की गिनती दूसरे से है कम, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर अटैच होगा। सो दिस बिकम्स द 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। सो दिस रिएक्शन अक्कर्स अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल। ऐसे ही वाटर की एडिशन भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो HBr HCl की एडिशन भी सेम ऐसे ही हो सकती है, HI की भी, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको रिएक्शंस के बाद में इसके जो भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सभी टॉपिक्स की टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी, उससे आप डायरेक्टली उसको, अगर आप लोगों ने अभी देखना है तो आप उसे अभी भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। अब इसमें क्या है, ठीक है, डिफरेंस आप लोगों ने अब यहाँ पर ध्यान से है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, ओके। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में क्या होगा, ये सिर्फ HBr के ही केस में शो होती है, HCl या फिर किसी भी और के केस में नहीं शो होगी। हमें इस रिएक्शन में ऐड कर देना है परऑक्साइड। अब ये होते हैं बेंजोइल परऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, इसको बीच में ऐड कर दें तो एडिशन जो है वो इस रूल से ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और Br जाएगा इसके पास, ठीक है। तो हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बना था, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो सेम रेक्टेंट्स हैं, बट इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, परऑक्साइड। यहाँ पर बन रहा था 2 ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पर बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। यही आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। तो आगे चलते हैं, इसका भी मैकेनिज्म आगे एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन हो सकती है विद बेयर्स रीजेंट, ठीक है। ध्यान से देखिए, बेयर्स रीजेंट ये क्या है, कोल्ड डिल्यूट एक्वस KMnO4 का सोल्यूशन, यानी कि पोटाशियम पर मैंगनीज का सोल्यूशन होता है, पर्पल कलर का डिल्यूट है और ये है कोल्ड। इसकी रिएक्शन आप किसी भी अल्कीन के साथ करवाएंगे तो फिर से क्या होगा, इसमें से, इस पूरे सोल्यूशन में से ये जो H2O एंड एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज होगी, जो कि यहाँ पर 2 OH ग्रुप बनाकर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स द ग्लाइकोल या फिर ईथेन 1,2 डाइओल, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ कि इसका जो यहाँ पर था पर्पल कलर वो हो गया डीकलराइजेशन, डी डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके साथ भी हम अनसैचुरेशन की डिटेक्शन कर सकते हैं। 2 रिएक्शन, एक है ब्रोमीन के साथ, एक है बेयर्स रीजेंट यानी कि कोल्ड डिल्यूट एक्वस पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन के साथ, ठीक है, ओके। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन रिएक्शंस। सो आई होप कि आप लोग सभी साथ में नोट्स अपने अपने बना रहे हैं, ठीक है। तो ही आपको अच्छे से रिएक्शंस आएंगी, क्योंकि रिएक्शंस जब आप लोग खुद सोल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसका 100% आप लोगों को फ़ायदा फ्री होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। बहुत बार इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या होगा कि यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखने के लिए ये रिएक्शन यूजफुल होती है। सिंपल सी रिएक्शन है, यह है अल्कीन, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ओजोन, ठीक है। ओजोन ऐड कर रहे हैं, 3 ऑक्सीजन है, ये दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन इस C के साथ जुड़ गई, एक इस C के साथ जुड़ गई, एक इन दोनों के बीच यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब इसकी रिएक्शन आगे होगी जिंक वाटर के साथ, ठीक है। जिंक एंड वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, ये ब्रेक होंगे और ये देखिए CH3CHO बन जाएगा ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ कर आपको दिखा देता हूँ मार्क कर। ये जो है ये क्या बनाएगा, दिस बिकम्स द CH3CHO, एक एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक हुए तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। ये ऐसे ही बना देगा HCHO, क्योंकि C के साथ इसका बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमें 2 एल्डिहाइड्स या फिर
कीटोन्स भी इसमें ऑब्टेन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर CH3 होता जुड़ा, ठीक है, यहाँ पर, तो हमें कीटोन्स भी मिल सकते हैं। तो इस रिएक्शन के साथ हम अल्कीन से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है ये वाला H2O के साथ अटैच होकर यहाँ पर H2O2 बना लेता है, ठीक है, प्लस H2O2 यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द ओजोनोलाइसिस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसकी कुछ और एग्जांपल्स आप लोग खुद सोल्व कर कर देखें तो आपको बहुत ही इसके साथ फायदा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन होने के साथ उसका मतलब क्या है कि ये जो एक मॉलिक्यूल होता है, सिंगल मॉलिक्यूल यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं मोनोमर। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर, के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की चेन जो बनी हुई है जिसमें कि एक रिपीटिंग यूनिट है जो कि बार बार एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे के आगे एक चेन बना रही है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो CH2 है ये यहाँ पर n टाइम्स अटैच हुआ है, यानी कि एक लॉन्ग चेन बनाए हुआ है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। अगर हम इथीन से बनाते हैं उसका पॉलीमर, दैट इज नोन एज द पॉलीथीन, जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पॉलीथीन बैग्स यूज़ होते हैं, पॉलीथीन के साथ बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो ऐसे बनता है। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। बाकी आप लोगों को अगले साल जो है 12th क्लास में एक स्पेशल चैप्टर आएगा, दैट इज़ नोन एज द पॉलीमर्स। उसमें ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, रिएक्शंस हैं, उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ अल्काइंस की रिएक्शंस पर। तो सबसे पहली यहाँ पर रिएक्शन है दैट इज इथाइन की प्रेपरेशन करना फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2, ठीक है। कैल्शियम के साथ C2 जुड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव आयन होगा और साथ में होगा हमारा C2, कार्बन 2 एटम, ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव, दैट इज नोन एज द कार्बाइड आयन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है, विद द वाटर, सिंपल सी रिएक्शन है, एक बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो C2 है ये यहाँ से हाइड्रोजन 2 जोड़कर बना लेंगे इथाइन, ठीक है, अल्काइन बना लेंगे, ओके। इसके बाद दूसरा मेथड है इनको बनाने का, अल्काइंस को प्रिपेयर करने का, दैट इज हम बना सकते हैं अल्काइंस फ्रॉम द विसिनल डाइहलाइड्स। विसिनल डाइहलाइड्स जब एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ हमारे अल्केन्स सॉरी यहाँ पर हैलोजेंस जुड़े हों, जो कि हमने ऊपर ब्रोमिनेशन की जब ब्रोमिन की जब हमने रिएक्शन करवाई थी विद इथीन, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ था, उसकी रिएक्शन आपको आगे करवा देनी है KOH अल्कोहलिक। अब याद कीजिए, अभी अभी हमने रिएक्शन रीड की है, KOH अल्कोहलिक में क्या होता था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक जाएगा यहाँ से हैलोजन और यहाँ से जाएगा एक हाइड्रोजन, तो ये क्या बचा CH2, यहाँ पर बच गया CHBr और बीच में बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। उसमें अल्कीन बनते थे, यहाँ पर अभी सिर्फ एक यहाँ पर H और Br रिमूव हुए हैं। इसकी रिएक्शन हमें बाद में इसके बाद है करवानी विद सोडा अमाइड, दैट इज द सोडियम एंड NH2, दैट इज नोन एज द सोडा अमाइड, ठीक है। तो सोडा अमाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन और अपना रिलीज कर देगा, ब्रोमीन भी कर देगा, और यहाँ पर बन जाएगा इथाइन, दैट इज द इथाइन या फिर अस्टाइलाइन, ठीक है, स्टाइलिन। तो ये आप लोग यहाँ से बना सकते हैं और साथ में अमोनिया एंड सोडियम ब्रोमाइड आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक दो रिएक्शंस हैं सिंपल सी इथाइन को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शंस में हमने इथाइन को प्रिपेयर कर लिया है, ओके। बाकी आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें साथ में। तो आगे है एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का एसिडिक करेक्टर, अल्काइंस जो हैं वो अल्केन और अल्कीन की बजाय थोड़े से यहाँ पर होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिसके साथ इनमें आ जाता है एसिडिक करेक्टर। क्यों आता है, रीज़न अगर आपको कोई पूछे, जो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है, कार्बन एटम की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp होने के साथ इसमें 50% s करेक्टर होता है, जो कि अल्केन और अल्कीन के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है, जिसके कारण कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन का रिलीज हो पाना यहाँ पर इजी हो जाता है, क्योंकि कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ही अट्रैक्ट कर कर रखेगा और H पॉजिटिव आयन को रिलीज करवाकर अपना एक नेगेटिव आयन बना सकता होगा, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इथाइन सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर कर मोनोसोडियम इथाइनाइड, एक सॉल्ट टाइप
कंपाउंड बना लेती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, ऐसे ही इसकी रिएक्शन सोडा अमाइड के साथ भी हो सकती है। इसके साथ भी ये यहाँ पर सोडियम अटैच हो जाता है और साथ में अमोनिया बन जाती है, सोडियम प्रोपाइनाइड ये बना सकती है। ठीक है, तो ये इसका एसिडिक करैक्टर को अगर हमने प्रूव करना हो, शो करना हो, तो ये वाली रिएक्शंस आप लोग बता सकते हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है कि के अल्काइंस में ज़्यादा है देन अल्कीन देन अल्केन, इनमें तो ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, तो अल्काइंस में सबसे ज़्यादा है फ्रॉम द जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, और अमंग द अल्काइंस, ठीक है, 2 कार्बन वाला यानी कि इथाइन में सबसे ज़्यादा है। अगर उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिलीज करता है, इसका और ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके सी एटम्स के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसलिए जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन ना होने के कारण ये सबसे वीक यहाँ पर एसिडिक एसिड होगा। ठीक है, इसके बाद है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर इन द ए अल्काइंस। तो अगर हमें अल्काइंस में वाटर को ऐड करना हो तो क्या होगा, तो हम अल्काइन की रिएक्शन करवा सकते हैं विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो वाटर इसमें ऐड हो जाएगा, एक साइड पर OH और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन, ये बनेगा। ये क्या बन गया है, दिस इज कॉल्ड इनोल, ये एक इनोल बन जाता है, जो कि बाद में अपनी आइसोमराइजेशन करवाकर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास CH2 के पास, ये जो बॉन्ड है ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है, ये हाइड्रोजन जाएगा इस C के पास और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स द इथेनॉल दैट इज द एल्डिहाइड, तो इसको हम बोलते हैं टोटोमरिज्म। ठीक है, दिस इज नोन एज टोटोमरिज्म। ऐसे ही हम इसकी करवा सकते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इथाइन को अगर हम हीट करें इन द रेड हॉट आयरन ट्यूब एट वेरी हाई टेम्परेचर, देन ये बेंजीन बना देगा फ्रॉम इथाइन। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसके बाद इनकी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि अल्केन्स होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स, इसलिए वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, बट वो सोल्यूबल हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। सेम टू सेम ही अल्कीन्स का बिहेवियर भी होता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों पर सेम लगेगा, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होंगे उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट होंगे देन आइसोमरिक ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, अगर किसी की ब्रांचिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन वाले में ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ड्यू टू मोर सरफेस एरिया। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको कुछ ऐसी एग्जाम्पल यहाँ पर मिल सकती है। मान लीजिए एक है स्ट्रेट चेन, ठीक है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड दैट इज़ द ब्यूटेन, या फिर है यहाँ पर आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसमें चेन की हो जाएगी ब्रांचिंग दैट इज आइसोब्यूटेन में, तो इसमें है स्ट्रेट चेन, तो इस स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया है, इसमें जो है वो सरफेस एरिया लो है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा नॉर्मल ब्यूटेन का देन आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा जो हमारे अल्काइंस होते हैं वो होते हैं वीकली पोलर, वो हमने रीड किया है क्योंकि उनमें कुछ एसिडिक करैक्टर होता है, बट फिर भी वो एमिसिबल होते हैं, विद वाटर में डिसोल्व नहीं हो पाते, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसोल्व हो सकते हैं। ठीक है, सो नाउ इसके बाद देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी आइसोमरिज्म शो होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्केन्स में शो होती है चेन आइसोमरिज्म, दैट इज द टाइप ऑफ ए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन द अल्केन्स। ठीक है, तो जैसे कि एक अल्केन है जिसका फॉर्मूला है C5H12। ठीक है, तो इसके हम डिफरेंट डिफरेंट चेन आइसोमर्स बना सकते हैं। एक तो हो गया स्ट्रेट चेन दैट इज द पेंटेन, या फिर एक C एटम को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ से मान लीजिए हटाकर यहाँ पर लगा दिया, तो ये बन गया यहाँ पर आइसोपेंटेन। अब एक और को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा देते हैं और ये बन जाएगा नियोपेंटेन। तो ऐसे ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स दैट इज नोन एज द चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब इसके टोटल कितने चेन आइसोमर्स हैं, दैट इज द 3। ठीक है, और इन सभी में से ये वाली स्ट्रेट चेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहेगा ये वाले का, उससे लो इसका होगा और उससे लो इसका होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, और एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर C होगा यहाँ पर 6 कार्बन वाली चेन तो उसके टोटल बनेंगे 5 आइसोमर, अगर होगी 7 वाली तो टोटल बनेंगे 9 आइसोमर।
और भी आगे के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसके साथ आप ये याद रख सकते हैं कि कितने आइसोमर बनने वाले हैं। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में से ओपन कर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर सी एटम को अगर हम देखें तो अगर उस सी एटम के साथ ओनली एक और सी एटम जुड़ा है, ठीक है, आगे और एक ही चेन है, तो हम इसको बोल देते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम अगर इसके साथ ओनली एक ही आगे अल्काइल ग्रुप है और बाकी सभी हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अगर दो हो जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है। अगर हो जाएंगे यहाँ पर दो ग्रुप्स, दो अल्काइल ग्रुप या फिर 2 यहाँ पर सी एटम के साथ इसके बॉन्ड्स बने होंगे तो ये बन जाएगा सेकेंडरी। अगर एक और बन गया तो ये बन जाएगा हमारे पास 3rd डिग्री। तो ऐसे होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द 3rd डिग्री ग्रुप्स, ठीक है, या फिर कंपाउंड्स। आगे है अल्कीन्स में भी कुछ आइसोमरिज्म शो होती हैं, जैसे कि ये है एक अल्कीन दैट इज ब्यूटावाइन। अगर हम इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूसरे नंबर पर लगा दें तो ये बन जाएगा ब्यूटाटुइन। सो 1 and 2 आर नोन एज द पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। ऐसे ही अगर हम इसकी चेन में कुछ चेंज करते हैं, इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। सो 1 and 3 और 2 और 3 दोनों अलग अलग क्या बनाते हैं, चेन आइसोमर्स के पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। तो चेन आइसोमर्स ये दोनों हैं, ठीक है, या फिर ये दोनों हैं, ठीक है। तो इनके डिफरेंट पेयर्स हैं चेन आइसोमर के, और ये दोनों आपस में क्या हैं, यहाँ पर हैं पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। सो ये सभी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स की ही टाइप्स हैं कुछ, ठीक है। इसके बाद अल्कीन्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप शो होती है आइसोमरिज्म की, दैट इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये एक स्टीरियो आइसोमरिज्म की ही टाइप है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बस एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है इन द स्पेस अराउंड द डबल बॉन्ड वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर दोनों सेम ग्रुप एक साइड पर आ जाएं देन इट इज नोन एज द सिस आइसोमर। अगर ऑपोजिट आ जाएं तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमर। तो सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और इसकी डाइपोल मोमेंट भी हाई होती है देन द ट्रांस आइसोमर, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप ऑपोजिट हैं तो दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट्स होने के कारण जो है वो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं। अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाकर ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट भी लो हो जाती है। बट ट्रांसफॉर्म दिस वन हैज द मोर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इसकी क्लोज पैकिंग हो जाती है देन द सिस फॉर्म, सिस आइसोमर, ठीक है। सो दीज आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए एक और आप लोगों ने कंडीशन याद रखनी है कि डबल बॉन्ड वाला जो दोनों सी एटम है उनके दोनों ग्रुप्स या फिर एटम्स यहाँ पर डिफरेंट होने चाहिए। अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उसमें बिल्कुल नहीं बनने वाले, ठीक है। इसके बाद अल्केन्स में बनती हैं कॉन्फर्मेशंस, ठीक है। जो अल्केन्स होते हैं उनमें बनती हैं कॉन्फर्मेशंस। ये क्या होती हैं कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है, इसलिए बहुत सारे अरेंजमेंट बन जाते हैं इन हाइड्रोजन एटम्स के। ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये है आपकी ओर, ठीक है, मतलब फ़ोन की स्क्रीन के बाहर की तरफ, और ये जो इस साइड पर है ये वाला है फ़ोन की स्क्रीन के इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला है पीछे की तरफ। इसके हाइड्रोजन ऐसे हैं ऊपर और ऐसे, और उसके भी सेम ऐसे ही अलाइन है, ठीक है, सेम टू सेम एक दूसरे के आगे पीछे ऑपोजिट हैं। इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। और अगर ये दोनों ऑपोजिट हो जाएं, एक का ऊपर है दूसरे का है नीचे, तो ये बन जाएगी स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्टैगर्ड वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। इसके अलावा जितने भी बनेंगे उनको हम बोलते हैं स्क्यू कॉन्फर्मेशंस, ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये जो स्टैगर्ड है ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सो नाउ अब यहाँ पर है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम आल्सो एक और नाम देते हैं दैट इज नोन एज अरीन्स, ठीक है। तो इनमें मोस्टली बेंजीन रिंग लगी होती है। बेंजीन के अलावा भी कुछ एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं। और बेंजीन की अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये उसकी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, 6 कार्बन वाली रिंग है और अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे आपको 6 मेंबर वाली रिंग बनानी है। यहाँ पर क्या होता है, सभी ये जो कॉर्नर्स हैं
वहां पर एक एक सी एटम होता है, एक सी एटम यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे सभी पोजीशन पर सी एटम है और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और बीच में है बने हुए एक में डबल बॉन्ड और यहाँ पर है डबल बॉन्ड और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ये होती है बेंजीन। तो इसकी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और एक्चुअल में इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, मतलब कि ये जो पाई बॉन्ड्स यानी कि डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी के सभी 6 कार्बन एटम्स के बीच शेयर हुए होते हैं। ये सर्कल इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी लोकलाइज्ड हैं बिटवीन ऑल द 6 कार्बन एटम्स, कि वो उन सभी के बीच में शेयर हुए हैं, ना कि किसी दो कार्बन एटम्स के बीच। ठीक है, तो इनमें सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है। तो यहाँ पर डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये जो एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड है ये बाकी सभी स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है देन दीज टू क्यूक्यूल स्ट्रक्चर्स। बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स होते हैं और ऑल 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसमें सेम देखने को मिलती है, मतलब ये जो सभी 6 के 6 बॉन्ड बनेंगे कार्बन में वो सभी सेम लेंथ के होते हैं, इसीलिए ये वाली एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दोनों इसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं बट एक्चुअल में ये वाली स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब देखिए किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं जो कि उसमें होनी चाहिए फुलफिल। वो क्या है? एक तो वो मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर। ठीक है, वो मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर, उसमें कंप्लीट डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, यानी कि अल्टरनेटिवली वहां पर सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए या फिर अल्टरनेटिवली सिंगल डबल बॉन्ड या फिर उसके साथ कोई लोन पेयर पड़ा हो या फिर एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो, सभी की एग्जांपल है। और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में या फिर लोन पेयर्स की फॉर्म में हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 4n+2 पाई, यानी कि अगर हम n की वैल्यू लगाते हैं 0 तो ये बन जाएगी 2 पाई, n की वैल्यू हम लगाते हैं 1 तो क्या बनेंगे 6 पाई, 2 लगाते हैं तो ये बन जाएंगे 10 पाई। जैसे कि बेंजीन में कितने हैं डबल बॉन्ड? 3 हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल बन गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये वाले 2 बॉन्ड्स 4 इलेक्ट्रॉन इनके और 2 ये वाले जो कि लोन पेयर के हैं, इसमें भी सेम बन जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही ये एक है जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है, तो यहाँ पर क्या हुआ अल्टरनेटिवली डबल सिंगल डबल और फिर आ गया एक यहाँ पर जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल, तो वो भी बीच में डी लोकलाइजेशन में यूज हो जाएगा, तो हमारा ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। सो इन रूल्स को हम क्या नाम दे देते हैं? दीज रूल्स आर नोन एज द हक्कल्स रूल। ठीक है, तो ये सभी हक्कल्स रूल होते हैं, तो ये हमें बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, सो इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसके साथ की एग्जांपल्स सोल्व करें तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहली है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन, सेम होगी। यहाँ पर हमने एक बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट यूज़ किया है, उसकी रिएक्शन करवाई है विद द सोडा लाइम, तो यहाँ से बेंजीन बनेगी और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, सेम रिएक्शन है। फिर हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाई है इसकी फिनोल की रिएक्शन करवाई है विद जिंक। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिंक डस्ट के साथ फिनोल को हीट किया जाता है तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और सिंपल बेंजीन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है, यहाँ पर सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन में, तो ये बेंजीन और साथ में जिंक ऑक्साइड बन जाता है। दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो छोटी छोटी रिएक्शन है, सिंपल सी आप लोगों ने सोल्व कर कर देखनी है तो आपको अच्छे से आ जाएंगी। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन रिंग, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है डी लोकलाइज हुआ हुआ, उसमें इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ सकता है इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहली यहाँ पर रिएक्शन होती है बेंजीन की विद द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4, जिसको कि हम बोल सकते हैं नाइट्रेशन। तो NO2 बेंजीन रिंग में ऐड हो जाता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। फिर आता है Cl2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, रिंग में जाकर Cl जुड़ जाएगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, और इसके आगे की दोनों रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज द
दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसमें कि हम क्लोरोमीथेन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द बेंजीन रिंग, दैट इज नोन एज द टोलुइन बन जाएगा इसके ऊपर जब ये CH3 जुड़ेगा। तो CH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। ऐसे ही हम इसकी करवा सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें कि असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, CH3CO। इसका भी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। CH3CO को बोलते हैं असाइल ग्रुप, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। सो दिस इज नोन एज द एसिटोफिनोन, एक कीटोन बन जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो इसको जरूर नोट डाउन करें और अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो आगे आता है कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। अगर बेंजीन के साथ ऑलरेडी कोई ग्रुप जुड़ा हो तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर आएगा, क्या उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर जुड़ा होगा यहाँ पर OH ग्रुप या फिर OCH3 या फिर मिथॉक्सी किसे हम बोलते हैं, NH2 ग्रुप, जैसे कि एनिलीन होती है बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा होता है, या फिर CH3, ये सभी ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हैं। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो कौन सी पोजीशन होती है, दिस पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो, और ये भी ऑर्थो है। दिस पोजीशन इज नोन एज द पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक के अटैक के लिए, ठीक है। क्यों, आप इसकी रेजोनेंस बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए आप लोग पिछले यूनिट की वीडियोस को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा इसको, और यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होकर, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये C अपने ऊपर रख लेगा, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर बन गए डबल बॉन्ड। अब ये C एटम यहाँ पर जो है, ये C एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ दूसरे C एटम पर अटैक करेगा, और ऐसे ही ये जो C एटम है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज बनेगा, ऐसे ही आगे के आगे अटैक होता जाएगा। और अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो रुक रहे हैं, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। और एक और पोजीशन होती है ये वाली, दिस पोजीशन इज नोन एज द मेटा पोजीशन, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं रुक रहे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी लो होगी, इसलिए इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा। ये फिनोल की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक स्ट्रक्चर आपको जरूर आएगी आगे और होगी, जैसे कि फिनोल की, क्लोरोबेंजीन की, ठीक है। इसमें दूसरी टाइप है कि अगर जुड़ा हो Cl तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होगा ही, ठीक है, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, बट वो साथ में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है ग्रुप, तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी करता है। तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी सेम टू सेम आपको बनाकर देखनी है। इसको बनाएं प्लीज़, वीडियो को रोककर इनको बनाएं तो ही आपको आएंगी। तो मैं इसकी लिए कुछ अलग वीडियोस बना दूंगा जिसमें कि हम एक एक स्ट्रक्चर को पूरा बनाकर देखेंगे, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी आप लोग इसको रोककर खुद बनाकर जरूर देखें, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं मैं यहाँ पर कुछ ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर है COOH ग्रुप, ठीक है, या फिर NO2 या फिर एल्डिहाइड ग्रुप, CN ग्रुप या फिर सल्फोनिक ग्रुप। अगर ये सभी जुड़े हों तो ये बन जाएंगे मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा मेटा पोजीशन पर, और साथ में ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो रिंग में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आता है, मेटा पर नहीं आता, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ता है मेटा पोजीशन पर, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है मार्कोनिकोव्स रूल का मैकेनिज्म, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये होती थी रिएक्शन के H जाएगा इसके पास जिसके पास है ज़्यादा हाइड्रोजन, क्यों जाता है, अब हम इसके दोनों के केसेस को सोल्व कर देखते हैं। ये है हमारा प्रोपीन, ये है HBr, एक बार H को यहाँ पर जोड़ लें तो ये वाला बन रहा है रिजल्ट, एक बार H को यहाँ पर जोड़ लें तो ये वाला बन रहा है। मतलब जिसके साथ H जुड़ेगा दूसरे के ऊपर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, अगर हमने H को यहाँ पर जोड़ा, और अगर H को यहाँ पर जोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अब सेकेंडरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो यही वाला मेन प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो H है वो इसी के साथ ही जुड़ेगा।
क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है। इसके साथ Br आयन जब अटैक करेगा तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा दूसरे वाले कार्बन के साथ, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो असली रीज़न क्या है इसके पीछे कि सेकेंडरी कार्बोकटायन बनता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। तो अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में, उसमें होता है पेरोक्साइड इफेक्ट, हम साथ में यूज़ करते हैं पेरोक्साइड, और उसका मैकेनिज्म जो है वो इससे कुछ डिफरेंट है, दैट इज़ नोन एज द फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो हमने यूज़ किया है बेंजोइल पेरोक्साइड, वो ब्रेक होगा और वो एक यहाँ पर फिनाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। दिस इज, ये क्या है, इसका नेम नोट कर लें, दिस इज नोन एज द फिनाइल फ्री रेडिकल। बेंजीन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ना कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब ये फ्री रेडिकल HBr के साथ रेक्ट होकर ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बना देगा। अब ये फ्री रेडिकल जाकर हमारे इस अल्केन के साथ रेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं उसके भी दोनों ऑप्शंस बनाकर देख लेते हैं क्या बनता है। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल अगर तो अटैच हुआ जाकर इसके साथ, तो यहाँ पर एक बच जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये वाली चीज़ बनेगी। अगर ये जुड़ता है इसके साथ तो यहाँ पर बनेगा फ्री रेडिकल, तो ये बनेगा। अब देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा तो यही बनेगा, मतलब Br इसके साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। ये फिर से HBr में से H अपने साथ जोड़कर अपना एंड प्रोडक्ट बना लेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और ये सभी रिएक्शन सिर्फ HBr के केस में ही हो सकती हैं, बाकी के केसेस में बॉन्ड्स कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसलिए, या फिर रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं इसलिए वो नहीं हो पाती। ठीक है, इसके बाद हमारा आखिरी जो है इसमें टॉपिक, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि सबसे पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है अलग अलग रिएक्शन में, अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। जैसे कि अगर हम Cl2 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो एल्यूमिनियम का एक यहाँ पर अनायन बनेगा और Cl पॉजिटिव बन जाएगा। जो ये दोनों थी यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट, उसमें बनेगा मिथाइल कटायन, और या फिर यहाँ पर बनेगा CH3, CO के ऊपर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द यहाँ पर बनेगा असाइलियम आयन। ठीक है, तो अब ये फ्री रेडिकल तो जनरेट हो गया, इसको हम जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विद E पॉजिटिव। अब ये फ्री रेडिकल जाएगा हमारी रिंग में। ठीक है, और वहाँ पर बनाएगा एक कार्बोकटायन, दैट इज द अरीनियम आयन। तो किसी भी एक पाई बॉन्ड के साथ ये जाकर अटैच हो जाएगा। ये हमारा जुड़ा है इस पोजीशन पर, यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो ये वाला यहाँ पर बना देगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड हो गया है ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें होती है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, और ये जो C एटम है जिसके साथ ये जाकर जुड़ा है E इलेक्ट्रोफाइल, उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गई, sp3 हो गया, पहले था sp2। ठीक है, ऐसी बातें ही पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इसमें रेजोनेंस आपको स्टेबलाइजेशन दिखा देनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट, तो इसके कारण ये स्टेबलाइज होकर ये वाला एक अरीनियम आयन बना लेता है। अब इस पर अटैक करेगा हमारा जो साथ में जनरेट हुआ था यहाँ पर अनायन, वो यहाँ से एक H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं पर छोड़ जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला, इसके इलेक्ट्रॉन यहीं पर यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, और ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म कुछ यहाँ पर डिफरेंट है, तो ये आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। तो ये था आपका कंप्लीट यूनिट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द क्लास 11th। JEE एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम और आपके क्लास 11th के एग्ज़ाम सभी के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कुछ हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको किसी भी और चैप्टर की या फिर कोई भी और आपका इसमें डाउट है तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए।